मतलब वो एक तरह से रिसाइकल हो रहा था। प्राकृतिक लकीर नहीं है, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खींची गई एक सैन्य सीमा थी। इंसान हमेशा से सीमाएं तय करता आया है ना, चाहे वो जमीन पर या समाज को चलाने वाले नियमों में। हाँ, और समाज को चलाने वाले सबसे बड़े नियम तो हमारे संविधान में ही है। तो ये हमें दूसरी स्लाइड पर ले जाता है, भारतीय संविधान, स्रोत और प्रस्तावना। लेकिन यहाँ एक एमसीक्यू है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। सवाल है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूअरी पावर्स कहाँ से ली गई हैं? हाँ, और इसका उत्तर है कनाडा। अच्छा, तो कनाडा से। मतलब कई लोग कहते हैं कि हमारा संविधान तो सिर्फ अलग-अलग देशों से कॉपी पेस्ट किया गया है। क्या ये सच में सिर्फ नकल है? इसे नकल कहना बिल्कुल गलत होगा। इसे अनुकूलन या अडेप्टेशन कहना ज्यादा सही है। देखिए, जब संविधान बन रहा था ना, तब भारत विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। हाँ, हालात बहुत नाजुक थे। बिल्कुल। इसलिए एक बहुत ही मजबूत केंद्र की जरूरत थी ताकि देश दोबारा न टूटे। तो जो विषय संघ, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं आ पाए, वो केंद्र को दे दिए गए। ये कनाडाई मॉडल था, और हमने कनाडा से जीएसटी का मॉडल और राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी ली है। अच्छा, तो मतलब हमने अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें अपनाई। जैसे अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए, पीआईएल ली, राष्ट्रपति पर महाभियोग और प्रस्तावना का विचार लिया। बिल्कुल सही। लेकिन जब प्रस्तावना की भाषा की बात आई तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, और समवर्ती सूची और शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। हाँ, और इसी प्रस्तावना को लेके स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प एमसीक्यू भी है। सवाल यह है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है बंधुत्व, यानी फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना। मुझे तो प्रस्तावना का ये पूरा ढांचा एक विशाल पेड़ की तरह लगता है। पेड़ की तरह? वो कैसे? मतलब जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो उस पेड़ की जड़ें हैं, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उसकी शाखाएं हैं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता उसके फल हैं। और जब ये सब आपस में मिलते हैं ना, तब जाकर पूरे देश को बंधुत्व की छांव मिलती है। ये तो बहुत ही बेहतरीन रूपक है। और देखिए, इस बंधुत्व को बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन हमारी भाषा है, जो हमें सीधे तीसरी स्लाइड यानी 8वीं अनुसूची की तरफ ले जाती है। 8वीं अनुसूची? यहाँ तो एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। मतलब स्लाइड में एक एमसीक्यू है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, और उत्तर है अंग्रेजी। हाँ, ये अक्सर चौंकाता है। बिल्कुल। मतलब हमारी न्यायपालिका, प्रशासन, यहाँ तक कि शिक्षा में अंग्रेजी का इतना दबदबा है, फिर भी ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। मूल संविधान में सिर्फ 14 क्षेत्रीय भाषाएं थी। अंग्रेजी को तो केवल 15 वर्षों के लिए आधिकारिक कामकाज की एक सहयोगी भाषा के रूप में रखा गया था। अच्छा, तो वो परमानेंट नहीं थी शुरू में? हाँ, अनुसूची का मुख्य उद्देश्य भारत की अपनी मूल भाषाओं का विकास करना था। हालांकि समय के साथ इसमें कई संशोधन हुए और आज इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। हाँ, और इन संशोधनों को याद रखने के लिए ना गुरुजी ने स्लाइड में एक बहुत ही मजेदार गणितीय फॉर्मूला और एक ट्रिक दी है। वो ट्रिक क्या है? देखिए, 21वां संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी जोड़ी गई। उसमें आप 71वां संशोधन जोड़िए जो 1992 में हुआ, जिसमें नमक जोड़ा गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी? बिल्कुल। तो 21 और 71 को जोड़े तो आता है 92, और 92वें संशोधन यानी 2003 में बीडीएमएस जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसे याद रखने की ट्रिक पता है क्या है? क्या? सेंधा नमक ले आओ बड़ी मौसी के लिए। मतलब सेंधा से सिंधी, नमक से 71वां संशोधन, और बड़ी मौसी यानी बीडीएमएस से 92वां संशोधन। है ना मजेदार? सुनने में ये थोड़ा हास्यास्पद जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम मेमोरी साइंस की बात करें ना, तो हमारा दिमाग अमूर्त नंबरों की तुलना में ऐसी अजीबोगरीब कहानियों को ज्यादा जल्दी याद रखता है। बिल्कुल। अब भाषाओं की बात हो ही रही है, तो क्यों ना हमारे सबसे पुराने ग्रंथों की ओर चलें। चौथी स्लाइड प्राचीन इतिहास पर है। हाँ,
वेदों और महाजनपदों वाला हिस्सा। हाँ, और यहाँ का एमसीक्यू है, प्रथम वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद। और इसी के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, अगर वेद 4 हैं तो वेदत्रयी में अथर्ववेद को क्यों नहीं रखा गया? अथर्ववेद को शिल्प वेद भी कहते हैं ना? हाँ, ये प्राचीन भारतीय दर्शन का एक बहुत ही बारीक बिंदु है। देखिए, शुरुआत में केवल 3 वेदों को ही पवित्र माना जाता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों यज्ञ, अनुष्ठान और पारलौकिक ज्ञान से जुड़े थे। जबकि अथर्ववेद जो है ना, वो आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, जादू टोना, चिकित्सा, इन सांसारिक समस्याओं से जुड़ा था। इसलिए उसे उस आध्यात्मिक त्रयी में बहुत बाद में स्वीकार किया गया। अच्छा, तो वो थोड़ा आम लोगों से जुड़ा था। हाँ। इसी दौर में भारत में बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा गया। स्लाइड में कुछ राजधानियों के नाम हैं, जैसे वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मगध की राजगृह और अवंती की उज्जैनी। और इन्हीं बड़े राजनीतिक और भौगोलिक परिवर्तनों के बीच गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। हाँ, स्लाइड में उनके जीवन को सिर्फ तारीखों की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा की तरह दिखाया गया है। बिल्कुल, जैसे 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्म हुआ, फिर बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई, और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, है ना? हाँ, और आखिर में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। स्लाइड में उनके परिवार का भी जिक्र है। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। ये सब याद दिलाता है कि कैसे एक आम इंसान ने सांसारिक मोह त्याग कर ज्ञान का रास्ता चुना। चलिए, अब प्राचीन काल से निकलकर थोड़ा आधुनिक भू राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। हमारी 5वीं स्लाइड सिंधु जल समझौते और भारत की पहाड़ियों पर है। सिंधु जल समझौता, ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, मतलब मुझे हमेशा ये आश्चर्य होता है कि 1960 में हुआ ये समझौता आज तक, यहाँ तक कि कई युद्धों के बाद भी कैसे टिका हुआ है। इसका कारण इसका बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक मैकेनिज्म है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें बंटवारा कैसे हुआ था? इसमें नदियों का बिल्कुल साफ भौगोलिक बंटवारा हुआ। पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, चिनाब और झेलम, जिनका 80% नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, और पूर्वी नदियां व्यास, रावी, सतलुज, ये पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आई। ये डिजाइन इतना अचूक है कि राजनीतिक कड़वाहट के बाद भी काम कर रहा है। बहुत ही सॉलिड एग्रीमेंट है। और भूगोल सिर्फ नदियों तक सीमित थोड़ी है, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था भी तय करता है। जैसे अगला एमसीक्यू देखिए, बैल के कुबड़ जैसी बेलाडीला की पहाड़ियां कहाँ है? और उत्तर है छत्तीसगढ़। और इसका महत्व सिर्फ इसके कुबड़ जैसे आकार में नहीं है। बेलाडीला उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क यानी आयरन ओर का बहुत बड़ा खजाना है। अच्छा, तो मतलब पहाड़ियां ही तय करती हैं कि वहाँ कौन सी इंडस्ट्री लगेगी? बिल्कुल, भूगोल ही तो तय करेगा कि वहाँ के लोगों को कैसा रोजगार मिलेगा। सही बात है। और पहाड़ियों को याद करने के लिए भी स्लाइड में कुछ बढ़िया ट्रिक्स दी गई हैं, जैसे कर्नाटक में मुलियनगिरी और बाबू बूदान है, तमिलनाडु में डोडा बेटा है, केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां हैं, पश्चिम बंगाल में संदाकुफू, मिजोरम में फांगपुई और झारखंड में पारसनाथ। बहुत बढ़िया। और इन प्राकृतिक सीमाओं के बाद छठी स्लाइड हमें राज्यों की आंतरिक स्थिति, खासतौर पर यूपी स्पेशल और आंतरिक सुरक्षा की ओर ले जाती है। हाँ, यूपी की तो बात ही अलग है, जहाँ एक तरफ वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, जैसे कथक नृत्य जो अपने फुटवर्क और लखनऊ, जयपुर, बनारस घरानों के लिए मशहूर है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की अपनी चुनौतियां हैं। बिल्कुल, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र को ही ले लीजिए, जिसमें यूपी के साथ और एमपी के 6 जिले आते हैं। वहां की भौगोलिक स्थितियां काफी कठिन है। और प्रशासन की बात करें तो यूपी पुलिस की जो टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। प्रथम डीजीपी नरेश कुमार थे और वर्तमान में राजीव कृष्णा हैं। राज्य में कुल 6 केंद्रीय और 62 जिला जेल हैं। लेकिन सुरक्षा का एक बहुत ही गंभीर पहलू भी इस स्लाइड में है, और वो है रेड कॉरिडोर या नक्सली क्षेत्र।
हाँ, ये तो बहुत पुरानी समस्या है ना। हाँ, इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। वहां एक नारा दिया गया था, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। बाप रे। और आज ये समस्या छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी है। और इसी खतरे से निपटने के लिए हमारी सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हमेशा मोर्चे पर खड़ी रहती है। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है। बिल्कुल। स्लाइड में खास तौर पर 2001 के संसद हमले का भी जिक्र है, जहां सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। हाँ, उनका बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। अब अगर हम भौतिक सीमाओं और हथियारों की दुनिया से आगे बढ़ें, तो 7वीं स्लाइड हमें एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाती है। कौन सी दुनिया? डिजिटल दुनिया और मानवाधिकारों की दुनिया। आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है ना? बिल्कुल सही कहा। आज ट्विटर, जो अब एक्स बन गया है, जो 2006 में आया था, इंस्टाग्राम 2010 में आया और फेसबुक, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, ये सब विचारों के नए युद्ध क्षेत्र बन गए हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्लाइड में साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म और कॉपीराइट एक्ट 1957 का जिक्र है। प्लेजरिज्म और कॉपीराइट का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्लेजरिज्म एक नैतिक अपराध है, जहां आप किसी के विचारों को अपना बता देते हैं। अच्छा, और कॉपीराइट? कॉपीराइट का उल्लंघन एक कानूनी अपराध है, मतलब जहां आप किसी की रजिस्टर्ड सामग्री का आर्थिक लाभ उठाते हैं। लेकिन अधिकारों की ये लड़ाई सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। जमीनी स्तर पर PIL यानी जनहित याचिका ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। हाँ, जैसे गंगा प्रदूषण वाले मामले में MC मेहता बनाम भारत संघ का केस, और PIL का जनक तो PN भगवती और जननी पुष्पा कपिला हिंगुरानी को माना जाता है। बिल्कुल। इसी तरह अधिकारों की रक्षा के लिए 12 अक्टूबर 1993 को पेरिस सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे, है ना? हाँ, और वर्तमान संरचना में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक और 7 पदेन सदस्य होते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। पर अगर हम सोचें तो ये सभी संस्थाएं आखिर किसके लिए काम कर रही हैं? ये सब भारत की विशाल आबादी के लिए ही तो है। सही बात है। और जनसांख्यिकी के जो आंकड़े हैं वो साफ बताते हैं कि संसाधन कितने सीमित है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में ये सबसे ज्यादा है 1106, और अरुणाचल में सबसे कम है सिर्फ 17। हाँ, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे ज्यादा है और अंडमान निकोबार का सबसे कम मात्र 46। तो इसी भारी आबादी का पेट भरने के लिए हमें कृषि क्रांतियों की जरूरत पड़ी ना, जो हमारी 8वीं स्लाइड का विषय है। बिल्कुल। हरित क्रांति, जिसके जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन है, और अब श्वेत क्रांति या अमूल, जो वर्गीज कुरियन की देन है, और आजकल तो सुभाष पालेकर की शून्य बजट प्राकृतिक खेती की बहुत चर्चा है। शून्य बजट खेती का मैकेनिज्म ही यही है कि इसमें बाजार से खाद या कीटनाशक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से केंचुआओं, गोबर और स्थानीय इकोसिस्टम पर निर्भर है। ये पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। और पर्यावरण संरक्षण से याद आया, स्लाइड में भारत के कई महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स का भी जिक्र है। जैसे यूपी का दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस, और सबसे छोटा साउथ बटन, असम का काजीरंगा जो अपने एक सींग वाले गेंगे के लिए मशहूर है, और मणिपुर का केवल लामजाओ। ये तो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये बहुत ही अद्भुत है। और आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए अब भारत में 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। हाँ, और पर्यावरण की जागरूकता के लिए फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी स्लाइड में है। जैसे 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी हमें CV रमन की याद दिलाता है। और यहीं से हम अपनी 9वीं स्लाइड
पुरस्कारों और विश्व पटल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न मिला था। ये सम्मान जवाहरलाल नेहरू को 55 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और पहली महिला के रूप में इंदिरा गांधी को 71 में मिल चुका है। और पहले विदेशी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, है ना? हाँ, और मरणोपरांत सबसे पहले 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया और अभी हाल ही में 2024 में चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भी इससे नवाजा गया है। अच्छा, पुरस्कारों की बात हो ही रही है तो एक बहुत ही रोचक तथ्य एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी जुड़ा है। वो क्या? दुनिया उन्हें रिलेटिविटी के सिद्धांत के लिए जानती है, लेकिन 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। अरे हाँ, ये वो सिद्धांत है जो बताता है कि जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को कैसे बाहर निकालता है, और यही तकनीक आज के हमारे सोलर पैनल्स का आधार है। सीरियसली, ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। विश्व पटल की चर्चा राजधानियों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बिना तो अधूरी है। स्लाइड में कुछ 5 राजधानियां हैं: अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, पेरू की लीमा, उरुग्वे की मॉन्टेविडियो, गुयाना की जॉर्जटाउन और बोलीविया की सुक्रे या लापाज। और कूटनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1964 का श्रीमावो शास्त्री समझौता। हाँ, ये भारत और श्रीलंका के बीच था ना? बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य उन लाखों तमिलों की नागरिकता तय करना था जो ब्रिटिश काल में चाय बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका, जिसे तब सिलोन कहते थे, ले जाए गए थे। और ये याद रखना भी दिलचस्प है कि श्रीमावो भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। क्या बात है! और श्रीलंका से ये जुड़ाव हमारी 10वीं स्लाइड में और गहरा हो जाता है। श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी कोलंबो है और मुख्य राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। वहाँ का राष्ट्रीय पशु हाथी है। हाँ, और फल कटहल है और खेल वॉलीबॉल है। मुख्य नदी महावेली गंगा है और भारत और श्रीलंका आपस में मित्र शक्ति, दोस्ती और स्लिनिक्स जैसे युद्धाभ्यास भी करते हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखें तो खेल भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही होता है। बिल्कुल। भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी हैं, जैसे बैडमिंटन में साइना नेहवाल, टेनिस में सानिया मिर्जा, महेश भूपति और लिएंडर पेस, बॉक्सिंग में मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, और शतरंज में डी गुकेश, कोनेरू हम्पी और विश्वनाथन आनंद। ये सभी खिलाड़ी अनुशासन और फोकस का बेहतरीन उदाहरण है। और जब अनुशासन की बात आती है ना, तो हम देश को चलाने वाले सबसे बड़े वित्तीय इंजन को कैसे भूल सकते हैं। 11वीं स्लाइड अर्थव्यवस्था और रिजर्व बैंक पर है। हाँ, आरबीआई। मैं हमेशा से आरबीआई के काम करने के तरीके को समझना चाहती थी। स्लाइड में लिखा है कि आरबीआई 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को बना, मुख्यालय 37 में मुंबई शिफ्ट हुआ और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका लोगो ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर है। लेकिन क्या मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब सिर्फ पैसे छापना होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आरबीआई को एक विशाल डैम या बांध की तरह सोचिए। अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो पानी है। अच्छा। जब बाजार में महंगाई बढ़ जाती है, मतलब जब पानी खतरे के निशान से ऊपर आ जाता है, तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के जरिए ब्याज दरों के दरवाजे बंद कर देता है ताकि बाजार में और पैसा न जाए। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होते हैं। ये तो काफी जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया लग रही है। और शायद हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा झटका 2016 का विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन था। हाँ, बिल्कुल। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हुए और 500 और 2000 के नए नोट आए। हालांकि 2000 का नोट भी बाद में 19 मई 2023 को वापस ले लिया गया। और इस पूरी वित्तीय व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ही कुछ विशेष बैंकिंग कोड्स बनाए गए हैं, जैसे आईएफएससी, जो ये तय करता है कि पैसा सही बैंक ब्रांच में ही जाए। हाँ, और केवाईसी, जो फर्जी खातों को रोकता है, और यूपीआई, पैन, पिन, ये सभी अर्थव्यवस्था के डिजिटल पहरेदार है। बिल्कुल। और डिजिटल पहरेदारों की इस वैज्ञानिक प्रणाली से
अब हम सीधे 12वीं स्लाइड में विज्ञान के मूलभूत नियमों की तरफ चलते हैं। विज्ञान के नियम स्लाइड में हमारे रोजमर्रा के खाने में मिलने वाले अम्लों यानी एसिड्स की सूची है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा या नींबू में साइट्रिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हाँ, वो तो बहुत दर्द करता है। बिल्कुल। रसायन विज्ञान के बाद स्लाइड में भौतिकी के नियम भी हैं, खासतौर से न्यूटन के नियम। पहला नियम जड़त्व यानी इनर्शिया का है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी वस्तु बदलाव का विरोध करती है। जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए वो अपनी स्थिति नहीं बदलती। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है ना? हाँ, एक्शन रिएक्शन, जो रॉकेट के उड़ने का आधार है। मतलब जितनी ताकत से गैस पीछे फेंकी जाएगी, रॉकेट उतनी ही तेजी से आगे जाएगा। मजेदार बात यह है कि ये विज्ञान सिर्फ भौतिक वस्तुओं पर नहीं, इतिहास पर भी लागू होता है। वो कैसे? देखिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो भारी जड़त्व था ना, उसे तोड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों ने एक बाहरी बल का काम किया था। अरे वाह, ये जुड़ाव तो बहुत ही शानदार है। हाँ, जैसे भगत सिंह की पुस्तकें इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड और व्हाई आई एम एन एथियस्ट, सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल और बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य जो उन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। उन किताबों और विचारों ने पूरे देश को वैचारिक रूप से एक किया था और आज के आधुनिक भारत में राज्यों को आर्थिक रूप से एक करने का काम जीएसटी परिषद कर रही है, जो हमारी 13वीं स्लाइड का विषय है। हाँ, जीएसटी काउंसिल सहकारी संघवाद का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं, 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और ये जुड़ाव सिर्फ देश के भीतर तक सीमित नहीं है। स्लाइड में आगामी वैश्विक शिखर सम्मेलनों का भी जिक्र है, जो दुनिया की भू राजनीति को आकार देंगे। जैसे 52वां G7 फ्रांस में होने वाला है, 18वां ब्रिक्स भारत में, G20 अमेरिका में और जलवायु परिवर्तन पर COP31 तुर्की में होने वाला है। हाँ, इन सम्मेलनों में लिए गए फैसले ही तो ये तय करेंगे कि भविष्य में ऊर्जा के स्रोत क्या होंगे, व्यापार कैसे होगा और पर्यावरण को कैसे बचाया जाएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस पीडीएफ की आखिरी यानी 14वीं स्लाइड पर, जहां गुरुजी का एक बहुत ही गहरा संदेश है। उन्होंने लिखा है, असली मोटिवेशन जिंदगी का एक पर्पस यानी उद्देश्य बनाने से आता है। 100% अपना दीजिए। बहुत ही प्रेरक विचार है। हाँ, और इसी के साथ आज का एक होमवर्क एमसीक्यू भी दिया गया है। सवाल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मुझे लगता है हमारे सुनने वालों के लिए ये खोजना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो आज हमने प्राचीन महाजनपदों की सीमाओं से लेकर डिजिटल दुनिया के कॉपीराइट कानूनों तक और नदियों के बंटवारे से लेकर अंतरिक्ष के रॉकेट विज्ञान तक हर एक बिंदु का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। हाँ, ये सफर बहुत ही अमेजिंग रहा। लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। वो क्या? हमने आज उन नियमों और कानूनों की बात की जो सदियों से इंसान को चलाते आ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर पूरी तरह से हमारी जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएगा, तो क्या ये पुराने भौगोलिक और कानूनी नियम टिक पाएंगे? सोचने वाली बात है। क्या एक नई डिजिटल दुनिया के लिए हमें भविष्य में एक बिल्कुल नया संविधान नहीं लिखना पड़ेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। एक बेहद ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल। तो इसी के साथ इस होलोग्राफिक पीडीएफ का हमारा आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।